हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे अर्चना वर्मा के लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 77वां भाग। मैं बताता हूँ तुमको कि मलिक ग्रुप के साथ क्या हुआ था, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम कैसे हो और यह हो क्या रहा है। स्टडी रूम के दरवाजे पर से आवाज आई। सबने दरवाजे पर देखा। रणधीर सिंह रनावत खड़े थे। डैड, आप यहाँ अचानक से? रणविजय अपनी जगह से उठते हुए बोला। क्यों, मैं नहीं आ सकता? रणधीर जी रणविजय से अच्छे खासे नाराज थे। नहीं, मेरा कहने का वह मतलब नहीं था। आपका घर है, आ सकते हैं। पर अचानक रणविजय ने धीरे से कहा, घर मेरा है कि नहीं ये बात तो मुझे पता नहीं, क्योंकि यह सब कुछ तो तुमने अपनी मेहनत से बनाया है और ऑब्वियसली इन सब के मालिक तुम ही हो। पर बेटा जरूर मेरा है। तुम अगर अपनी बेटी की तलाश में जमीन आसमान एक कर सकते हो तो क्या मैं अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकता? रणधीर जी ने उल्टा पूछा। मेरा कहने का वह मतलब नहीं था डैड। बेटा भी आप ही का है और घर भी आप ही का है। मैं ये कह रहा था कि आपने अपने आने की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, अचानक ही आ गए। रणविजय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आज रणविजय को उनके गुस्से में उनका प्यार दिख रहा था। उनके उसके सवाल के बदले उल्टे सवाल में उनकी फिक्र दिख रही थी। अचानक ही तो तुमने अपनी तबीयत भी खराब कर ली थी, तो फिर अचानक ही आना होता ना, क्योंकि तुम तो हमारे पास आने से रहे। रणधीर जी स्टडी के अंदर आते हुए बोले। पहले रणविजय उनकी इसी बात से सबसे ज्यादा चिढ़ता था, लेकिन ईशानी उससे हमेशा कहती थी कि तुम गलत सोचते हो। तुम्हें एक बार सारी प्रॉब्लम अपने डैड से डिस्कस करनी चाहिए। पर रणधीर जी के व्यंग को सुनकर उसे भी गुस्सा आ जाता था। रणधीर जी के शब्द इतने तेज थे कि अगला बंदा चाहे कितना भी हाजिर जवाब क्यों ना हो, 2 मिनट तक समझ ही नहीं पाता था कि उसे इज्जत दी गई है या फिर बेइज्जती की गई है, और जब समझता था तो अच्छे से समझ जाता था कि उसे भिगोकर मारा गया है। रणधीर जी की इसी आदत से रणविजय ने उनसे बोलना ही छोड़ दिया था, और साधना जी उनसे कोई बात बोलने से पहले 100 बार सोचती थी, और यही बंद हुई बातचीत ने उन दोनों के बीच इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी। वो साधना जी से बात कर लेता था, उन पर भरोसा भी करता था, लेकिन उसे रणधीर जी पर भरोसा नहीं होता था। उसे लगता था कि उसके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम खड़ी की जा रही हैं, उन सब के पीछे रणधीर जी हैं। लेकिन ईशानी को शुरू से ही रणधीर जी पर भरोसा था। बस आप कहती थी कि वह कड़वा बोलते जरूर है, लेकिन सच बोलते हैं, और सच बोलने वाले किसी को धोखा नहीं देते, किसी का भरोसा नहीं तोड़ते। आज ईशानी के ही भरोसे के बदौलत रणविजय की जान बच सकी थी। रणधीर जी आज तक नहीं बदले थे। उनके प्यार जताने का तरीका आज भी वही गुस्से वाला था, पुरानी बातों को सोचते हुए। ये बात रणविजय के होठों पर मुस्कुराहट ला रही थी। रणविजय की बीमारी का सुनते ही तुरंत सारे रिपोर्ट्स फैक्स करके इंडिया से अपने प्राइवेट जेट से वो अमेरिका पहुंच गए थे। रणविजय ने साधना जी की तलाश में उनके पीछे देखा। क्या हुआ, किसको देख रहे हो? रणविजय के इधर उधर देखने पर उन्हें गुस्सा आ रहा था। वह समझते थे कि रणविजय की तबीयत सिर्फ उसकी लापरवाही की वजह से खराब हुई है। वह मॉम, वह साथ नहीं आई हैं? रणविजय ने पूछा। रणधीर जी नहीं जानते थे कि रणविजय बहुत कुछ अपने पास्ट के बारे में जान चुका है। डॉक्टर सिद्धांत ने कहा था कि रणविजय को जितना प्यार और अपनापन मिलेगा, उतनी जल्दी उसका दिमाग पुरानी चीजों को एक्सेप्ट करेगा और उतनी ही तेजी से इसकी सेहत में सुधार होगा। इस कारण इस बार इन लोगों ने तो ये भी नहीं बताया था कि साधना जी उसकी सगी माँ नहीं है। इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, तुम तो अपनी मॉम जानते ही हो। सुनते ही बेचैन हो जाती, इसलिए मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं। बस एक जरूरी काम है,
इसलिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। मेरा विचार तुम्हें यहाँ से वापस अपने साथ लेकर जाने का है, इसलिए अकेले ही यहाँ आया हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या हो गया था? अचानक से रणधीर जी काफी परेशान थे। रणविजय आगे बढ़कर रणधीर जी के गले से लग गया। रणधीर जी को एक अलग से एहसास ने छुआ। जाने कितने अरसा हो गया था जब रणविजय इस तरह से उनके गले से खुद आगे बढ़कर लगा था। रणविजय ने रणधीर जी को कसकर पकड़ा हुआ था। हमेशा मजबूत और दमदार खोल में लिपटे हुए रणधीर जी के दिल से उनकी भावनाएं अब आंखों के रास्ते बस छलकने ही वाली थी, पर उनकी छठी इंद्रिय उन्हें कुछ अलग ही संकेत दे रही थी। रणविजय का इस तरह का व्यवहार उनकी समझ से परे था। उन्होंने शिवम और आदित्य की तरफ ना समझते हुए देखा, लेकिन उन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। क्या हुआ बच्चे, कुछ बताओगे भी? कोई बिजनेस प्रॉब्लम? या फिर? उन्होंने रणविजय की पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, पर रणविजय ने कुछ जवाब नहीं दिया। रणधीर जी उसके लिए तपते हुए रेगिस्तान में एक मजबूत घना छायादार साया थे। रणविजय इस छायेदार साये के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए अपनी सारी थकान उतारना चाहता था। अपने बीवी और बेटी की तलाश में तड़पते हुए रणविजय को अपने पिता का साथ एक अलग ही मजबूती दे रहा था। माता पिता की तुलना ऐसे ही भगवान से नहीं की गई है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए भगवान से भी बढ़कर होते हैं। बस बच्चे ही समझ नहीं पाते। माँ बाप की गंभीर बीमारी बच्चों को समझ में नहीं आती, लेकिन जब अपने बच्चे बीमार पड़ते हैं, चाहे वह साधारण सर्दी जुकाम ही क्यों ना हो, तो वही बीमारी इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होती है। रणविजय ने जब अपना घर छोड़ा था, अपने पापा को छोड़ा था, तब पापा के दिल पर क्या बीती होगी। उसे अपने पापा की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आज जब उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी, तो बच्चे से बिछड़ने का दुख क्या होता है, उसे अच्छे से समझ में आ रहा था। उस वक्त भी रणविजय ने जोश की जगह होश से काम लिया होता तो शायद वह रणधीर जी को मना लेता, पर उसने सीधे सीधे नवीन जी की मौत का इल्जाम रणधीर जी पर रख दिया था। इतना ही नहीं, उनके गुस्से के ठंडे होने का भी इंतजार नहीं किया था, बल्कि ईशानी से शादी करके अपनी एक नई अलग दुनिया बसा ली थी। माना कि उस समय हालात ऐसे थे कि उसका ईशानी से शादी करना बहुत जरूरी था, लेकिन फिर भी वह रणधीर जी से अपनी प्रॉब्लम बता तो सकता था ना। अगर रणविजय ने गलती की थी तो रणधीर जी उसे उस पर डांटने का भी हक रखते थे, पर गुस्से में सब कुछ छोड़कर निकल जाना और फिर पलटकर वापस न आना, ये गलती तो रणविजय की थी। रणविजय शिवी के जन्म के बाद रणधीर जी से कभी कभार बात करने की कोशिश भी करता था, तो केवल बिजनेस को लेकर। कभी भी उसने आगे बढ़कर अपनी गलती नहीं मानी थी। उसे ऐसा लगता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, गलती डैड की है, तो रणधीर जी ने भी छोड़ दिया था। जब तक तुम्हें अपनी गलती की एहसास ना हो, तब तक तो माफ़ी मिलेगी नहीं। अगर तुम हमारे बिना खुश हो तो हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं। इसी अकड़ और गुरूर ने दोनों बाप बेटे को दो अलग अलग राहों पर खड़ा कर दिया था। अधिराज जी ने और ईशानी ने इस खाई को पाटने की कोशिश भी की थी, तो दोनों की अकड़ इन दोनों को नजदीक आने नहीं देती थी। रणधीर जी अधिराज जी से साफ कहते थे, अगर वह मेरा बेटा है तो मैं भी उसका बाप हूँ, और रणविजय ईशानी से कहता था, हूँ तो आखिर उन्हीं का बेटा ना। अकड़ और गुरूर मुझे उन्हीं से विरासत में मिली है। इस वक्त तो उनसे ज्यादा खून में मेरे गर्मी है। जब वह झुकना नहीं चाहते तो मैं क्यों जाऊं उनके पास। रणविजय को आज अपनी गलती का एहसास हुआ था। रणधीर जी के घने छायादार वजूद का एहसास हुआ था। इन सारे एहसासों को अपने अंदर समेट लेना चाहता था, ताकि वह फिर एक नई ऊर्जा से भरकर अपने आगे की तलाश में खड़ा हो सके।
वही रणधीर जी रणविजय के इस तरह से करने पर काफी परेशान हो गए थे। उनका बेटा टूटने वालों में से नहीं था, बल्कि तोड़ने वालों में से था। फिर अचानक से इसे क्या हुआ? कितनी बार कहा है कि बिजनेस की प्रॉब्लम को इस तरह से सर पर हावी मत किया करो। पैसा आता और जाता है। अगर एक प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है तो दुनिया हाथ से नहीं निकल जाती। पर मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम हो। एक बार खो चुका हूँ, दूसरी बार खोने की हिम्मत नहीं है। रणधीर जी ने रणविजय को अपने में कसकर पकड़ते हुए कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा डैड। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती है। एक बार गलती कर चुका हूँ और उसका नतीजा भी देख लिया। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आई एम सॉरी डैड। रणविजय ने तुरंत अपने आप को संभालते हुए कहा। रणधीर जी ने गौर से रणविजय की तरफ देखा। बात क्या है रणविजय? किस गलती की माफी मांग रहे हो? वह अभी तक उलझे हुए ही थे। आप पर भरोसा ना करने का डैड। ईशानी हमेशा ही कहती थी कि मैंने आपको छोड़कर सबसे बड़ी गलती की। मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, आपको अपनी प्रॉब्लम समझानी चाहिए थी। पर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था डैड? रोका क्यों नहीं मुझे? रणविजय ने पूछा। रणविजय के इस सवाल का रणधीर जी के पास कोई जवाब नहीं था। गलती तो उनसे भी हुई थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास था। कुछ चीजों का एक समय होता है रणविजय। कुछ चीजों का एहसास समय के साथ हो जाता है और कुछ चीजों का एहसास तब होता है जब समय हमारे हाथ से निकल जाता है। बीता हुआ वक्त हम चाहकर भी वापस नहीं ला सकते, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता कि वह फिर से आपको वह समय वापस कर सके। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ था, पर माफी मांगने का समय निकल चुका था। किससे माफी मांगता मैं? तुमसे, जो कि सब कुछ भूल चुके थे। चुपचाप अजनबियों की तरह खाली आंखों से हमें देखते और सुनते थे। या उससे, जो कि सब कुछ छोड़कर चली गई थी। कहाँ गई, ये भी पता नहीं, रणधीर जी ने कहा। रणधीर जी का अफसोस उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। रणविजय अपने पापा को इस तरह से पछतावे में शर्मिंदा हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, आइए, कॉफी पीजिए। रणविजय ने कॉफी का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले तुम अपना सामान पैक करो और मेरे साथ वापस इंडिया चलो। मैं तुम्हें यहाँ अब अकेले नहीं छोड़ सकता। रणधीर जी ने साफ साफ कहा, यहाँ और अकेले मैं रहना भी नहीं चाहता। अब तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, पर उससे पहले मुझे उनको भी अपने साथ ले लेने दीजिए। जिसकी जगह जहाँ है वहाँ उसे पहुँचा लेने दीजिए, फिर हम भी आराम से अपनी जगह पहुँच जाएंगे। रणविजय ने अर्थपूर्ण आंखों से रणधीर जी की तरफ देखते हुए कहा। मतलब? रणविजय की ऐसी गोल बात आदित्य के सर के ऊपर से चली गई थी और शिवम अभी समझने की कोशिश ही कर रहा था। कहना क्या चाह रहा है तू? मैं तेरी बात का मतलब समझा नहीं। तू किसे किसकी जगह पर पहुंचाने की बात कह रहा है? आदित्य ने पूछा। मैं समझाता हूँ मतलब, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें पिछला कुछ याद आया है? रणधीर जी ने पूछा। उनकी बात पर रणविजय मुस्कुरा दिया। बहुत कुछ याद आया है डैड, और बहुत कुछ नहीं भी। दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करता हूँ तो सर में दर्द होने लगता है। रणविजय ने कहा, तो जोर मत डालो, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। तुम्हें कोई जबरदस्ती कुछ पुराना याद ना दिला दें। इसी कारण तो मैंने तुम्हें यहाँ आने की परमिशन दी, पर तुमने तो 10 साल से पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा कि माँ बाप जिंदा है कि मर गए। बस हम तो पैदा करने के गुनाहगार हैं, बस अपने गुनाहों का बोझ उठाए हुए तुम्हारे पास चले आते हैं। रणधीर जी ने शिकवा करते हुए कहा। आज रणविजय को उनका ताना बुरा नहीं लगा, बल्कि वो उनकी इस बात पर दिल से मुस्कुरा दिया। आपने ये तो माना कि आप हमारे गुनाहगार हैं।
वरना हमें तो लगा था कि आप सारे गुनाह हमारे ही खाते में लिख देंगे, कि ऐसी औलाद मेरे ही किस्मत में लिखी गई थी। उद्धरण चिन्ह। रणविजय की बात सुनकर रणधीर जी ने उसकी तरफ तेज नजरों से देखा। रणविजय ने धीरे से अपना एक कान अपने हाथ से पकड़ लिया। सॉरी। वैसे डैड, आप मुझे और कुछ सुनाए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी तबीयत बिगड़ने का कारण मेरी लापरवाही नहीं, बल्कि मेरी दवाइयों में फेरबदल है, रणविजय ने कहा। रणविजय की बात सुनकर रणधीर जी काफी परेशान हो उठे। वो अभी कुछ सोच ही रहे थे कि रणविजय ने फिर उनसे पूछा, मेरी दवायां कहाँ से आती हैं? मतलब कौन उन्हें वहाँ भेजता है? ये डायरेक्ट हॉस्पिटल से आती हैं बेटा। डॉक्टर रस्तोगी खुद इन्हें तुम्हारे पास भेजते हैं, रणधीर जी ने बताया। आपका कहने का यह मतलब है कि मॉम को भी मेरी दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं? और नव्या, क्या उसको इस बारे में जानकारी है? रणविजय ने पूछा। नव्या का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। वह बेचारी तो पिछले कई सालों से राखी के पूरे दिन तक तुम्हारा रास्ता देखते देखते थक चुकी है। और जहां तक हमें पता है, उसने तुमसे भी इस बारे में बात करना ही छोड़ दिया है। और रही बात साधना की, एक बार उस पर भरोसा करके गलती कर चुका हूँ, बार बार भरोसा नहीं करूँगा, रणधीर जी ने कहा। पूरी बात बताएं, शायद आपकी बात सुनने के बाद हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व हो सके। आखिर मेरी दवाइयों में फेरबदल कौन करवा रहा है? और आपको मॉम पर भरोसा क्यों नहीं होता, जबकि आप दोनों की लव मैरिज है? रणविजय समेत सभी का पहला शक साधना जी की तरफ ही था, लेकिन इस बार फैसला लेने या फिर उन पर उंगली उठाने से पहले वह चीजों को समझना चाहता था। देखो रणविजय, तुम्हारी और ईशानी की शादी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर प्रॉब्लम मुझे साधना से थी। तुमको सुना हुआ याद होगा ही कि साधना बहुत पहले मेरी सेक्रेटरी थी। उसी समय साधना के दिमाग से प्रभावित होकर मैं साधना के प्यार में पड़ गया। वह ऐसे ऐसे टॉपिक तैयार करती थी, जिसकी वजह से रानावत ग्रुप के हाथ से एक भी प्रोजेक्ट नहीं निकल पाता था। पैसा और शोहरत दोनों की बुलंदियों पर उसने मुझे पहुंचा दिया था, और मैं भी अपने दोनों हाथों से अपना प्यार और पैसा साधना पर लुटाता था। मेरे पिताजी को ये बात पसंद नहीं थी। उन्हें साधना की नीयत पर शक था। पिताजी मेरी शादी तुम्हारी माँ से करवाना चाहते थे, तब मैंने गुस्से में घर छोड़ दिया था और साधना के साथ रहने लगा था। घर छोड़ने के बाद हालात तेजी से बदलने लगे और मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। प्यार के साथ पैसा होना भी बहुत जरूरी है, और मुझे यह एहसास दिलाने वाली साधना ही थी। उसी की बात मानते हुए मैंने वापस घर आकर तुम्हारी माँ से मजबूरी में शादी की, लेकिन मैं साधना को भी नहीं छोड़ सकता था। तब मैंने रानावत ग्रुप के अपने हाथ में आते ही यह साधना ग्रुप बनाया था, जिसे सीधे रॉयल्स राजपूताना के साथ अटैच कर दिया था। ऐसे में साधना हमेशा मेरे साथ ही रहती। उस टाइम मैंने साधना ग्रुप के पेपर्स साधना के ही कहे अनुसार कुछ इस तरह से बनाए थे कि कोई चाह कर भी साधना ग्रुप की अनदेखी नहीं कर सकता था। ये सब कुछ साधना के ही दिमाग का खेल था। पिताजी इस बात पर काफी नाराज भी हुए थे, पर अब तो ये हो चुका था, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। किसी तरह घर में शांति रहे, ये सोचकर उन्होंने चुप्पी लगा ली थी। और तुम्हारी माँ ने सब कुछ जानते हुए भी कभी मुझसे इस टॉपिक पर झगड़ा करना तो बहुत दूर, कभी बात भी नहीं की थी, कुछ पूछा ही नहीं था। धीरे धीरे तुम्हारे जन्म के बाद मेरा मन मेरे घर पर लगने लगा था और मैं साधना से कटने लगा था, पर भरोसा अभी भी आंख मूंद कर साधना पर करता था। कई बार तो जो पेपर वो रेडी करा कर रखी रहती थी, मैं सीधे उन पर बिना पढ़े हुए सिग्नेचर करके घर के लिए निकल लेता था। ऐसे में ऑफिस की अधिकतर जिम्मेवारी साधना के ऊपर थी।
मेरे पीठ पीछे साधना ने रॉयल्स राजपूताना के प्रोजेक्ट के कई महत्वपूर्ण टेंडर मलिक ग्रुप को दे दिए थे। कुछ आहूजा को भी दिए थे, पर इससे रानावत को कोई फायदा नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे इन लोगों का रोज राजपूताना में दबदबा बढ़ने लगा था। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि रॉयल्स राजपूताना के अंतर्गत हम जो भी प्रोजेक्ट सिग्नेचर करते हैं उसके सारे टेंडर हमारी अंडरटेक कंपनियों के लिए ही होते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हम रानावत करते हैं या राठौर करते हैं, जिनके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, वह सब अंडरटेक कंपनियों को दिए जाते हैं। धीरे धीरे आहूजा, मलिक अवस्थी सब हमारे बिजनेस पार्टनर बन गए थे। अधिराज इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान था, पर मैं अच्छे से जानता था कि अधिराज साधना को शुरू से ही पिताजी की तरह पसंद नहीं करता था, और मैं खुद उस वक्त ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। ऐसे में मेरा उनके और तुम्हारे पास होना ज़्यादा ज़रूरी था। साधना ने इन सब चीज़ों का खूब फ़ायदा उठाया, या दूसरे शब्दों में कहो मलिक ने साधना का फ़ायदा उठाया। ये सब कुछ मेरे भी समझ में नहीं आता। अगर तुम्हारी माँ की मौत नहीं होती, इसी बीच तुम्हारी माँ का देहांत हो गया और मैंने साधना से शादी कर ली। साधना से शादी करने के फैसले पर पिताजी कुछ नाराज थे, पर फिर भी उन्होंने इस बार स्वीकृति दे दी थी और साधना को अपना लिया था। घर से निश्चिंत होने के बाद मैं रेगुलर ऑफिस जाने लगा था, पर इन सब चीज़ों के बीच में मेरा दोस्त मुझसे काफ़ी रूठ गया था। अधिराज मेरी दूसरी शादी में भी नहीं आया था, और उसकी नाराज़गी को ध्यान में रखते हुए मैंने साधना को पूरी तरह से ऑफिस आने से मना कर दिया था। मैंने जब अधिराज को मनाने की कोशिश की, तो जवाब में उसने साधना ग्रुप की फाइल मेरे आगे कर दी थी। रॉयल राजपूताना के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के काम जो कि हम रानावत या राठौर कर सकते थे, वो सीधे साधना ग्रुप कर रहा था, या फिर साधना के नाम के पीछे खुद मलिक ने ये काम करवाया था, जिसमें हमें आर्थिक नुकसान तो उठाना ही पड़ा था। साथ साथ मार्केट में भी हमारा नाम खराब हुआ था। जब मुझे इस बात का पता चला, तो इस चीज़ को लेकर मेरी साधना से अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। मैंने तुरंत कुछ कड़े फैसले लेते हुए मलिक को साधना ग्रुप से बाहर कर दिया, और साधना को सिर्फ और सिर्फ घर तक सीमित कर दिया। मैंने जबरदस्ती साधना से साधना ग्रुप के पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर अपने नाम करवाए थे, यहाँ तक कि तुम्हारी जिम्मेवारी भी उसके ऊपर कभी नहीं डाली। साधना जानती थी कि अगर मैं उसके प्यार में रातों रात उसे और फर्श से अर्श पर ले जा सकता हूँ, तो अगर मैं अपने पर उतर जाऊं तो उसे समुद्र में फेंकने में भी मुझे टाइम नहीं लगता। इसलिए उसने कुछ कहना बेहतर नहीं समझा। उसने चुपचाप मेरे हर फैसले के आगे अपना सर झुका दिया। हालांकि इससे हमें बहुत आर्थिक नुकसान हुआ था, पर इस बार अधिराज मेरे साथ था। हम दोनों ने मिलकर फिर से रॉयल्स राजपूताना को धीरे धीरे खड़ा कर लिया था। रॉयल्स राजपूताना को फिर से खड़ा करने में, उसकी खोई हुई साख को लौटाने में हमने दिन रात मेहनत की थी। तुम्हें वह वक्त नहीं दे पाया जो तुम्हारा हक था, जिसका नतीजा तुम हमसे दूर होते चले गए। अधिराज के साथ तो नैना भाभी का सहारा भी था, बच्चों को नैना भाभी का सपोर्ट भी था, पर मैं तो अकेला था। पिताजी ने इन सारी घटनाओं से सबक लिया था, और उन्होंने अपने मालिकाना हक का प्रयोग करते हुए पूरी संपत्ति को अपने वसीयत के जाल में बांध दिया, ताकि फिर से कोई रणधीर सिंह रानावत बनके ऐसी इतनी बड़ी गलती ना कर सके। यही कारण था कि तुम्हारे और ईशानी की बढ़ती हुई नज़दीकियों से ही परेशान हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि जो चीज़ मैं पहले भुगत चुका हूँ वह तुम भी भोगो। इसलिए मैं शुरू से ही इस शादी के खिलाफ था, पर होता है वही है जो कि किस्मत में लिखा रहता है। तुमने लगभग सारी बातें जानते हुए भी कुछ समझने की कोशिश नहीं की। मेरी मर्जी खिलाफ जाकर ना सिर्फ ईशानी से शादी की, बल्कि अपनी अलग ही दुनिया बसा ली।
कभी मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। उद्धरण चिन्ह, मुझे इतनी सारी बातें पता नहीं थी डैड। रणविजय ने धीरे से अपनी सफाई में कहना चाहा। अच्छा, ये बात पता थी कि मैंने अपनी सेक्रेटरी को अपने रॉयल राजपूताना की मालकिन बना दिया है, पर वह सेक्रेटरी कैसे मेरे घर तक आई है? पता नहीं था तुम्हें? या फिर यह पता नहीं था कि वह मालकिन सिर्फ एक रबर स्टाम्प है? यहाँ तक कि मैंने कभी तुम्हारे खर्चे का हिसाब नहीं लिया, लेकिन साधना के एक एक शॉपिंग बिल का भी हिसाब मेरे पास होता था। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं थी? रणधीर जी ने कड़े शब्दों में रणविजय से पूछा। उनकी बात सुनकर रणविजय ने सर झुका लिया। मैंने बस सिर्फ एक बार दादी के मुंह से सुना था, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता था। उस वक्त दादी ने मॉम की फिजूल खर्ची से तंग आकर गुस्से में मॉम को कहा था कि पैसे की कीमत यह क्या समझेंगी, सेक्रेटरी से सीधे मालकिन जो बन गई हैं। बाद में थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन ये सारी बातें नहीं पता थी आज से पहले। रणविजय ने चुपचाप सर झुकाकर अपनी सफाई दी। इसी बीच साधना ने तुम्हें साधना ग्रुप के सारे पेपर दे दिए, तुम्हें डायरेक्ट उनका मालिक बना दिया। मैंने साधना से पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर पर सिग्नेचर करवाए थे, पर मालिकाना हक अभी भी साधना के पास था। लेकिन साधना ने बिना कुछ सोचे समझे उसने सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर साधना चाहती क्या है। मैंने जब उससे पूछा तो बोली, आप झुकना चाहते नहीं है। वो झुकेगा नहीं तो फिर मैं अपने बेटे को दर दर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकती। बात उसकी भी सही थी। आज तक उसकी ममता में मुझे कोई भी बनावट दिखाई नहीं पड़ी थी। उसे गुस्सा भी करना होता था तुमसे, तो वह सामने से ही करती थी, इसलिए मैंने चुप्पी साध ली। लेकिन तुम यकीन मानो, मैंने कभी भी तुम्हारे रास्ते में कांटे नहीं बोए। अधिराज ने तुम्हें जिस कंपनी में लगाया था, उस कंपनी को जब मैंने खरीद लिया तो उस कंपनी को छोड़कर जाना भी तुम्हारा ही फैसला था। मैंने तुम्हें कंपनी से नहीं निकाला था, बल्कि उस कंपनी के सारे पेपर्स मैंने तुम्हारे ही नाम से खरीदे थे। तुम्हें और कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, ये बात भी मैंने सुनी थी साधना से, पर यह सब कुछ मैंने नहीं किया था। मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाने देना चाहिए था, तुम्हें रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें कहीं से निकाला नहीं था। तुम्हें याद हो तो मैंने अंतिम बार तुमसे यही कहा था, दरवाजा खुला है, जब जी चाहे चले आना, लेकिन अपना यह अकड़ और अगरूर दरवाजे पर ही छोड़ कर आना। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि साधना की ही तरह ईशानी भी मुश्किल से कुछ समय तक तुम्हारा साथ देगी और फिर तुम लोगों के रास्ते अलग हो जाएंगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम वापस चले आओगे। पर मैं शिवी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। शिवी के जन्म के बाद कई बार मैंने तुमसे बात करने की कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन मेरा गुरूर मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देता था। और जब साधना ने तुम्हें साधना ग्रुप के सारे पेपर दे दिए, तो तुम्हारी लाइफ में भी स्थिरता आ गई थी, इसलिए मैं कुछ निश्चिंत ही हो गया था। आदित्य की शादी के बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, उस टाइम बिजनेस समिट में जो रॉयल्स राजपूताना का परफॉर्मेंस था, उसकी रिपोर्ट ने मुझे काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि इस चीज़ का शक मुझे पहले भी हुआ था कि तुम बैकडोर से रॉयल्स राजपूताना का काम करते हो, रानावत के सारे प्रोजेक्ट तुम खुद देखते हो, पर साधना ने कभी मेरे इस शक को यकीन में बदलने ही नहीं दिया था। इस बात से मैं फिर साधना से काफ़ी नाराज था, और मैं ट्रिप के बाद आकर साधना से पूछना भी चाहता था। यही कारण था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के दौरान साधना के एक भी फ़ोन कॉल का आंसर नहीं दिया था, जबकि वह हर तरीके से मुझे कांटेक्ट करके तुम्हारे बारे में खबर देना चाहती थी। उसे जब से तुम्हारे बारे में पता चला था वो काफ़ी परेशान थी, पर मेरा गुस्सा उस पर बहुत ज़्यादा था। इन सब चीज़ों में मॉम की कोई गलती नहीं थी डैड।
मैंने ही मॉम से कहा था कि वह इस बारे में आपसे कुछ नहीं बताए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं गुस्से में आकर आप कुछ और गलत ना कर बैठे। रणविजय ने कहा। उसे याद आ रहा था कि रणधीर जी का पिछले 12 साल में साधना जी के प्रति व्यवहार दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। पर फिर भी साधना जी कुछ नहीं बोलती थी और रणविजय लिए हमेशा खड़ी रहती थी। ये बात अलग थी कि साधा जी का गुस्सा ईशानी पर अभी भी बहुत ज्यादा था। वह भी इसलिए कि वह उनके बेटे को ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में छोड़कर चली गई थी। माँ पर भरोसा हो गया था, लेकिन बाप पर अभी भी भरोसा नहीं हुआ था। रणधीर जी ने रणविजय से पूछा। रणविजय ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप उनकी बातें ही सुन रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। और रही बात साधना की, तो अभी जल्दीबाजी में कोई फैसला मत करो। गलती चाहे किसी की भी हो रणविजय, जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, हम ना किसी को दोषी करार दे सकते हैं और न ही किसी को क्लीन चिट थमा सकते हैं। रणधीर जी ने कहा। आखिर क्या था इन सब के पीछे, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा, इसलिए मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।